आप लोग अपनी बचपने में अपनी मम्मी से आपने बहुत से प्रश्न किए होंगे कि मम्मी ये आसमान किसने बनाया, मम्मी ये ज़मीन किसने बनाई, मम्मी ये पौधे किसने बनाए, मम्मी कंप्यूटर किसने बनाया। इस तरह से आप अपनी मम्मी को बचपन से ही परेशान करते रहे हैं अपनी इस जिज्ञासा को लेकर के। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है कि प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं में क्या अंतर होता है, यानी नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंस। तो अगर हम बात करें कि ये नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स क्या होती हैं, तो वह प्राकृतिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनको हमें नेचर ने दिया है। नेचर को आप जिस भी रूप में जानते हो, आप भगवान कहते हो, ईश्वर कहते हो, गॉड कहते हो, अल्लाह कहते हो, जीसस कहते हो, जो भी आप कहते हो, बट साइंस सिर्फ एक ही चीज़ कहता है, एनर्जी। साइंस कभी भगवान, गॉड, ईश्वर, अल्लाह कुछ नहीं कहता। साइंस कहता है एनर्जी, सुपर नेचुरल पावर। तो सुपर नेचुरल पावर ने जिन भी चीज़ों को बनाया है उन्हीं चीज़ों को हम प्राकृतिक वस्तुएं यानी कि नेचुरल थिंग्स कहते हैं। जैसे आपके पेड़ हैं, पौधे हैं, वन संपदा है, पहाड़ है, ज़मीन है, मिट्टी है, हवा है, एनर्जी है, ये सब की सब चीज़ें प्लस आपकी बॉडी, ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, यानी नेचर से प्रोड्यूस हुई हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है कि नेचर से प्रोड्यूस हुई चीज़ों की कैटेगरी क्या है। तो प्राकृतिक चीज़ों को दो कैटेगरी में बांटा गया है और बांटने का जो बेस है, आधार है, वो ये है कि ये प्राकृतिक वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं या समाप्त नहीं होती। तो दो कैटेगरीज हैं, समाप्त ना होने वाली वस्तुएं और समाप्त होने वाली वस्तुएं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं समाप्त ना होने वाली वस्तुओं के बारे में। तो जो भी ऐसे संसाधन हमारे पास हैं जिन संसाधनों को हम बराबर इस्तेमाल करते हैं, आदिकाल से करते चले आए हैं और शायद जब तक ये धरती है तब तक इस्तेमाल करते रहेंगे, मगर वो कभी ख़त्म नहीं हुए, रिसोर्सेज को हम बोलते हैं समाप्त ना होने वाली वस्तुएं। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, हवा है, ज़मीन है, ये सारी कैसी चीज़ें हैं, इनको हर इंसान इस्तेमाल करता है, मगर कैसे, जैसे किराए की चीज़ें होती हैं कि हम इनको यूज़ करते हैं, हम चले जाते हैं, ये बने रहते हैं। तो ऐसी सारी वस्तुओं को हम बोलते हैं इमॉर्टल सब्सटेंस या इमॉर्टल नेचुरल थिंग्स, हिंदी में अनश्वर प्राकृतिक वस्तुएं। दूसरी कैटेगरी है समाप्त होने वाली, जिसको बोलते हैं मॉर्टल। जैसे इंसान कैसा है, इंसान किस कैटेगरी में आता है, इंसान मॉर्टल कैटेगरी में आता है, यानी इंसान नश्वर है, इंसान समाप्त होने वाली चीज़ है। तो ऐसे वो सारी प्राकृतिक वस्तुएं जो मिलती हमें नेचर से हैं, यानी साइंस के अकॉर्डिंग सुपर नेचुरल पावर से मिलती हैं, एनर्जी से मिलती हैं, वो सारी वस्तुएं अगर समय गुजरने के साथ साथ खत्म होती जाती हैं तो ऐसी वस्तुओं को हम समाप्त होने वाली वस्तुएं कहते हैं। जैसे सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इंसान, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा जल। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है तो नेचुरल, बट विद द पासिंग ऑफ टाइम दे डिके, ये ख़त्म हो जाती हैं। अगर हम पेट्रोलियम उत्पाद की बात करें तो आगे अगर आपके लेसन में डीप में होगा तो हम उस पर डीप डिस्कशन करेंगे कि पेट्रोलियम्स क्या होते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में, ऊर्जा क्या होती है। हम अपनी ज़िंदगी के हर एक काम फ्रॉम द फर्स्ट ब्रेथ, यानी पहली सांस से लेकर के टिल द एंड ऑफ द लाइफ, ज़िंदगी के अंत तक हम जितने भी काम अपने करते हैं, उस काम को परफॉर्म करने के लिए हमारे शरीर को एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी लग रही है, आप सुन रहे हैं, एनर्जी लग रही है। फ़र्क इतना है कि फंक्शन कितनी तेज, यानी हिंदी में कार्य कितनी प्रगति पे है, कितनी तेज़ से कार्य हो रहा है। जितना तेज़ कार्य होगा उतनी ही तेज़ी से एनर्जी का कंजम्पशन यानी ऊर्जा का खर्च होगा। तो सीधी सी बात है कि एनर्जी और वर्क एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो आपने कभी भी एनर्जी को देखा नहीं है, आपने सिर्फ एहसास किया है कि एनर्जी होती है। खाना खाया, आपको लगता है हम रिचार्ज हो गए, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एनर्जी। कभी भी हम बहुत परेशान होते हैं, भूख लगी होती है, भूख लगने के बाद हम कोई ड्रिंक ले लेते हैं तो हमें लगता नहीं अब आराम मिला, तो वो आराम ही क्या है, वो आराम ही एनर्जी है। तो एनर्जी यानी ऊर्जा वो भौतिक कारक है जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ एहसास कर सकते हैं। सेम वैसे जैसे हवा को हम कितना भी प्रयास कर लें, हम बता सकते हैं कि हवा तेज़ है, हवा धीमी है, हवा स्लो है, बट हम कभी नहीं बता सकते कि यहाँ पर हवा है, यहाँ पर हवा है, इस कलर की हवा है। हम सिर्फ हवा को अपने सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंगों के जरिए सिर्फ एहसास कर सकते हैं।
तो अगर हम एनर्जी की डेफिनेशन, ऊर्जा की परिभाषा की बात करें तो वह भौतिक कारक जो कार्य करने की शक्ति देता है। यानी एनर्जी इज दैट फिजिकल सब्सटेंस विच गिव अस एनर्जी टू परफॉर्म देयर वर्क। अपने कार्य को करने के लिए वो हमें शक्ति देता है। यहाँ पर ये वर्ड मेन है, भौतिक कारक। और मैंने आपको पीछे क्लास 10th के वीडियो में बताया था कि कोई भी ऐसे गुण या कोई भी ऐसे कारक, फैक्टर, जिसको हम देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर समझ सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं भौतिक कारक। लेकिन इनको हम फिजिकली नहीं पकड़ सकते कि हम दिखा दे, देखिए ये हवा है, देखिए ये एनर्जी है, क्लियर है ना, देखिए ये कार्य है। कार्य को हम एग्जाम्पल समझा सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया, इसमें इतना डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन हो गया, बट हम दिखा नहीं सकते इतने किलो कार्य मैंने किया। उसको हम गणनात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। तो अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी वह भौतिक कारक है जो कार्य करने की शक्ति देता है, और पूरे संसार में जितनी भी क्रियाएं आप देखते हैं वो सब इसी ऊर्जा के द्वारा होता है। तो इसके बिहाफ पे ऊर्जा को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है नॉन रीन्यूएबल, नॉन बिना, री में दोबारा, न्यूएबल जिसको दोबारा नया ना किया जा सके, एक बार लिया, यूज किया, काम खत्म। जैसे पेट्रोलियम और कोयला। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, पेट्रोल को यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करने के बाद आपकी गाड़ी एक निश्चित किलोमीटर के बाद रुक जाती है और दोबारा आपको गाड़ी में पेट्रोल डलाना पड़ता है। उसी पेट्रोल को आप दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो वो कैसे एनर्जी हो गई? नॉन रीन्यूएबल एनर्जी हो गई। ऐसे ही कोयला, कोयला को अगर हमने एक बार जला दिया, कोयला जलाने से क्या मिलेगी? हमें एनर्जी मिलेगी। मगर कोयला जलने के बाद हमें दोबारा कोयला नहीं मिलेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम पेट्रोलियम का डिस्कस करें, पेट्रोलियम अपने आप में बहुत ब्रॉड है, पूरा एक लेसन इस पर हम पढ़ा सकते हैं और पूरा एक लेसन क्लास 12th में पढ़ाया जाता है पेट्रोलियम के नाम से। बट फिर भी यहाँ पर हम आपको ब्रीफ में समझा देते हैं कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम कार्बनिक पदार्थ होते हैं जिनको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं, यानी इनके बनने में हर हाल में कार्बन लगेगा। अब अगर हम पेट्रोलियम को एक फिजिकल फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो आदिकाल में जब कभी पृथ्वी पर प्रलय आया था, डिजास्टर आया था, तो पृथ्वी पर उथल पुथल हुई थी और उस उथल पुथल में जितने भी लिविंग बीइंग्स थे यानी सजीव थे, चाहे पेड़ हो, पौधे हो, वनस्पति हो, जंतु हो, इंसान हो, वो सब भूमि के नीचे दब गए थे। और हजारों सालों में, करोड़ों सालों में इनके ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ने के कारण धीरे धीरे इनका डिकम्पोजिशन होता गया, हिंदी में अपघटन हुआ, और उस अपघटन के फलस्वरूप ये ठोस, द्रव और गैस के फॉर्म में हमें पेट्रोलियम सब्सटेंस प्राप्त हुए। इसीलिए इसको हम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमेस्टर एग्जाम में बहुत पूछा जाएगा, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो नाम भी क्लियर है, फॉसिल्स फ्यूल, जीवों के अश्म माने शरीर के भाग से बना हुआ ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम पदार्थ को ही कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला, केरोसिन, कोलतार, चारकोल, ये सब के सब पेट्रोलियम सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। तो याद रखिएगा कि पेट्रोलियम सब्सटेंस क्या है? ये जीवाश्म ईंधन है, इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। ये जीवित पदार्थों के अपघटन से ही बने थे और ज़मीन के भीतर बहुत सीमित मात्रा में हैं। अगर हम ऐसे ही इनका अंधाधुंध उपयोग करते रहे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब धरती से पानी की तरह ही ये पेट्रोलियम सब्सटेंस भी खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है? नॉन रीन्यूएबल, एक बार यूज़ किया हमेशा के लिए खत्म। अब डिस्कस करते हैं रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, यानी नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन या प्राकृतिक वस्तुएं। सौर ऊर्जा, हवा और नाभिकीय एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है, आपने देखा होगा घरों में लोगों के सोलर पैनल लगे होते हैं। वो सोलर पैनल यानी सोलर जो सेल होते हैं वो सूरज की ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पुटअप होता है, आपसे पूछा जा सकता है सौर सेल क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सौर सेल वो भौतिक युक्ति यानी फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि सन की एनर्जी को यानी सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस बात को आप याद रखिएगा। और वो पीएन संधि पर यानी पीएन डायोड पर फंक्शन करता है। उसके जो सेल होते हैं, ये फिजिक्स की बात है, अगर नहीं समझ में आ रही तो कोई बहुत ज़रूरी भी आपके लिए नहीं है, बट ये जानना जरूरी है कि सोलर सेल यानी सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनको हम रिन्यू कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। हवा को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हवा के इस्तेमाल से समुद्री इलाकों में जहाँ पर 16 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की हवाएं चलती हैं, वहाँ पर हम पवन चक्की का इस्तेमाल करके
हवा की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पैदा करते हैं। तो कोई आपसे पूछे पवन चक्की क्या है, तो याद रखिएगा पवन चक्की भी एक ऐसी मशीन है, भौतिक कारक है, जो कि हवा की एनर्जी को यानी वायु एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसे ही नाभिकीय ऊर्जा है। नाभिकीय ऊर्जा इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी एनर्जी है, जिसको हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। और याद भी रखिएगा इस संसार का सबसे ताकतवर फोर्स जो है वो न्यूक्लियर फोर्स है, यानी नाभिकीय बल है, जो नाभिकों के बीच में लगता है। बट ये इतने छोटे स्थान में लगता है कि इसको हम एहसास नहीं कर पाते। बट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? न्यूक्लियर फोर्स है। याद रखिएगा आपने नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया सुना होगा, जिसके उदाहरण हैं नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है परमाणु बम, नाभिकीय संलयन का उदाहरण है हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम और हाइड्रोजन बम कितना विनाश कर सकते हैं ये कभी आगे के लेसन में होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते, बट इतना ध्यान रखिएगा कि नाभिकीय ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई ऐसा तरीका बना लें कि हम जितनी चाहें उतनी न्यूक्लियर एनर्जी पैदा करें और जब चाहें तो बंद कर दें, जैसे हम रेगुलेटर्स का इस्तेमाल करके अपने गैस को इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी को। तो अगर हम ऐसी कोई युक्ति बना लें तो 1 चम्मच यूरेनियम से इतनी एनर्जी डेवलप होगी कि एक इंसान अपनी कई पीढ़ियों तक कार को चला सकता है और एनर्जी खत्म नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि न्यूक्लियर सोर्स कितना बड़ा एनर्जी का सोर्स है, जिसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सूरज। पूछा जाता है कि सूरज की ऊर्जा का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ सन एनर्जी क्या है? तो सोर्स ऑफ सन एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है, जिसको हिंदी में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें 2 नाभिक आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा नाभिक बनता है और बहुत ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहाँ पर हम इतना ही बताएंगे नाभिकीय ऊर्जा के बारे में। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें तो दूसरी कैटेगरी है मानव निर्मित वस्तुएं, यानी कि मैन मेड थिंग्स। तो ये तो बच्चा जानता है, ये आपकी कैटेगरी से मैं कहूँगा कि लोअर स्टैंडर्ड है, कि कोई भी ऐसे पदार्थ, कोई भी ऐसे सब्सटेंस जो इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम मानव निर्मित वस्तुएं कहती हैं। और ऐसे वस्तुएं नश्वर होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं समय के साथ, एक्सेप्ट प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है, कितने तरह के होते हैं, इसी लेसन में हम आगे स्टडी करेंगे। तो मैन मेड थिंग्स यानी कि जैसे आपके बनाए हुए गाड़ी हैं, आपके बनाए हुए टेलीफोन हैं, आपके बनाए हुए लैपटॉप्स हैं, पीसी हैं, ये सारी चीज़ें और भी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसको बच्चा जानता है, आप भी जानते हो अच्छे से, तो इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेचुरल और मैन मेड थिंग्स क्लियर हो गया होगा कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं। आपकी डेली लाइफ की जुड़ी हुई हर चीज़ें जो आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक इस्तेमाल करते हैं वो सारी चीज़ें प्लास्टिक की बनी होती हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? मॉर्निंग में उठते ही जो ब्रश आप मुंह में डालते हैं प्लास्टिक, जो आप अपने बालों में कंघी घुमाते हैं प्लास्टिक, जो भी आप बटन अपने शर्ट में यूज़ करते हैं प्लास्टिक, जो भी चेयर पे आप बैठते हैं प्लास्टिक। तो इस तरह से मैं प्लास्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है, बट आपके सिलेबस में इसलिए स्टडी करवाता हूँ कि ये सारी चीज़ें बनी होती हैं प्लास्टिक्स की। तो क्वेश्चन एक बनता है कि व्हाट इज़ प्लास्टिक? तो प्लास्टिक एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी एक कार्बनिक पदार्थ है जो कार्बन से बना होता है। सेम वैसे जैसे दीवार ईंटों से बनी होती है, वैसे ही प्लास्टिक छोटे छोटे मोनोमर्स यानी हिंदी में एकलक कणों से बने होते हैं। और जब बहुत ढेर सारे एकलक कण आपस में जुड़ते हैं तो जो भी बड़ी चीज़ बनती है उसको हम पॉलीमर यानी बहुलक कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि बहुलक किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कोई भी ऐसा पदार्थ जो छोटे छोटे सरल अणुओं से मिलकर बना होता है उनको हम केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान की भाषा में मोनोमर्स यानी एकलक कहते हैं। और उसके बने हुए इस बड़ी सी चीज़ को हम बहुलक यानी पॉलीमर कहते हैं। सेम अगर एग्जाम्पल समझना चाहें तो दीवार क्या है? एक पॉलीमर है। और ईंट क्या है? मोनोमर है। हिंदी में दीवार बहुलक है और ईंट एकलक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्लास्टिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं कि प्लास्टिक कितने तरह की होती है। तो सुन करके एक कन्फ्यूज़न आपको महसूस हो रहा होगा कि टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, यानी क्या प्लास्टिक के भी प्रकार होते हैं? तो जी हाँ, प्लास्टिक के भी प्रकार होते हैं। प्लास्टिक अपने गर्म करने के गुणों के आधार पर 2 तरह का होता है। पहला होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसको हम ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। और दूसरा होता है थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक, जिसको हम ताप सुनम्य प्लास्टिक कहते हैं।
तो अगर हम दोनों में अंतर जानना चाहें तो पहले इसकी स्टडी करते हैं, ताप दृढ़ यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की। नाम से क्लियर है, ताप मीन टेम्परेचर और दृढ़ का मतलब स्ट्रॉन्ग। यानी कोई भी ऐसा प्लास्टिक जो बहुत ही उच्च टेम्परेचर पर यानी हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से सॉफ्ट होता हो, ऐसे प्लास्टिक्स को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करना कठिन होता है और पैसे की दृष्टि से यानी आर्थिक दृष्टि से भी कठिन होता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल एक बॉटल को एक छोटे से बर्तन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हमें उस प्लास्टिक को गर्म करने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर देना होगा, और मानी सी बात है कि एनर्जी पैदा करने में कुछ ना कुछ एनर्जी का सोर्स यूज़ होगा जिसमें पैसे की लागत ज़्यादा आएगी। तो ऐसे प्लास्टिक्स को हम लो क्वालिटी प्लास्टिक्स के फॉर्म में लेके चलते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कई बार आपके यहाँ जब कबाड़ी वाला आता है, वो आपसे अच्छे से रसायन विज्ञान जानता है, जब कबाड़ी वाला आता है तो वो प्लास्टिक को छांट के अलग करता है, और जब आप उसको प्लास्टिक की बॉटल्स जैसे पेप्सी की बॉटल है या ऐसी बॉटल्स को देते हैं तो कहता है कि ये प्लास्टिक बेकार है। तो आप सोचते नहीं, ये तो प्लास्टिक है, लेकिन नहीं, वो आपसे समझदार है क्योंकि वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स है। उस प्लास्टिक्स को गलाने में दोबारा बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जितनी उसकी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी, इसलिए उस प्लास्टिक को वेस्ट प्लास्टिक कहते हैं। तो याद रखिएगा, जिस भी प्लास्टिक को सरलता से गर्म करके दूसरे रूप में नहीं ढाला जा सकता उसी को हम ताप दृढ़ प्लास्टिक कहते हैं, यानी वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मो नाम का वर्ड कहीं भी इस्तेमाल हो तो वो उसका मतलब होता है ताप, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अब डिस्कस करते हैं ताप सुनम्य प्लास्टिक की। नाम से क्लियर है, ताप सुनम्य यानी गर्म करने पर सु माने सरलता से, नम्य माने नर्म पड़ जाए, यानी कोई भी ऐसी प्लास्टिक्स जो हीट करने पर बहुत ही इजीली सॉफ्ट हो जाते हैं उनको हम थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक कहते हैं। और ये प्लास्टिक्स ही कबाड़ी वाला अच्छे दाम में ख़रीदता है क्योंकि ये प्लास्टिक्स बहुत ईजिली एक रूप से दूसरे रूप में गर्म करके परिवर्तित किए जा सकते हैं, जैसे कि मोटी प्लास्टिक्स की पाइप्स होती हैं और ऐसे जैसे डिस्पोजल सिरिंज है, ये सब आपके थर्मोसॉफ्ट प्लास्टिक कैटेगरी में आते हैं। अब हम स्टडी करते हैं इसी प्लास्टिक्स की एक कैटेगरी को। एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले कि जो प्लास्टिक्स होती हैं आपके सिलेबस में जितना था मैंने बताया, बट इनकी भी कैटेगरीज होती हैं, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी, लेकिन ये बहुत बड़े क्लासेस में आप आगे देखोगे जहाँ पर केमिस्ट्री को ब्रॉड में पढ़ना होता है, जैसे क्लास 12th में है और बीएससी फर्स्ट ईयर में है, तो उस पर हम नहीं जाते हैं। अब हम स्टडी करेंगे कि पॉलीथीन जो आपके ज़िंदगी में रोज़ इस्तेमाल होता है वो है क्या, कैसे बना है, उसकी क्वालिटीज़ क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो स्टडी करते हैं पॉलीथीन को। पॉलीथीन जो होता है ये एथिलीन का बहुलक होता है। मैंने अभी आपको पीछे बहुलक समझाया था कि बहुलक का मतलब होता है जो छोटे छोटे सरल अणुओं से बना हो, और उन सरल अणुओं को हम इंग्लिश में मोनोमर और हिंदी में एकलक कहते हैं। तो पॉलीथीन जो होता है नाम में छिपा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, पॉली का मतलब होता है बहुत और एथिलीन का मतलब एथिलीन गैस, यानी कि बहुत ढेर सारे एथिलीन जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर एक दूसरे से मिल जाते हैं तो जो भी सब्सटेंस बनता है उस पॉलीमर यानी बहुलक को ही हम पॉलीथीन कहते हैं। लिखा हुआ है एथिलीन का बहुलक होता है, यानी कोई भी आपसे पूछे कि पॉलीथीन क्या है तो आपका जवाब होगा कि पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक है, जो कि एथिलीन के उच्च ताप और दाब यानी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर बहुलकीकरण क्रिया द्वारा बनता है। अगर हम निर्माण विधि की बात करें, फॉर्मेशन की बात करें, तो पहले हम देखते हैं एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो एथिलीन, अगर आपको केमिस्ट्री की समझ है तो एथमीन होता है 2 कार्बन, और जहाँ भी ईन लगा हो उसका मतलब होता है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 2 कार्बन हैं, क्लियर, और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है, तो ये है एथिलीन। तो एथिलीन का फॉर्मूला है C2H4। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 कार्बन आपस में डबल बॉन्ड से अटैच हैं और हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन टच कर रहा है, इस कार्बन को भी 2 हाइड्रोजन टच कर रहा है। और याद रखिएगा कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड यानी 4 बॉन्ड्स टच करते हैं तभी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होती है। तो अगर हम निर्माण विधि देखें तो ये है एथिलीन। इसका स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे देखा है कि फॉर्मूला है C2H4 और C2H4 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो ये है एथिलीन। कितने हमने इसकी कितनी संख्या में अणुओं लिए हैं, तो स्मॉल n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, जितना आपने लिया हो, 100, 200, 1000, 10,000, करोड़, जितना बड़ा आपको पॉलीथीन बनाना है उतने आप मॉलिक्यूल्स यानी अणु लेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को शो करता है। तो n ये क्या है, एथिलीन है। जब हमने इसको उच्च ताप और उच्च दाब पर रिएक्शन करवाया तो ये सारे आपस में बन गए, क्या बन गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है,
तो ये बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में आ गया सिंगल बॉन्ड। और मैंने आपको बताया था कि कार्बन को हमेशा 4 बॉन्ड टच करते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और जो हर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन था, ये हर कार्बन के साथ एक ऊपर और एक नीचे अटैच हो गए, एक ऊपर और एक नीचे अटैच हो गए। इस तरह से कार्बन के पास एक बॉन्ड ये खाली हो गया, एक बॉन्ड ये खाली हो गया। क्यों? जिससे आगे आकर के और एथिलीन जुड़ जाएं और यहाँ भी और एथिलीन जुड़ जाएं, जिससे बड़े मॉलिक्यूल्स आपस में बनते चले जाएं। इसीलिए कार्बन में एक बॉन्ड ये वैकेंट होता है, खाली होता है अगले से अटैच होने के लिए, ये भी खाली होता है अगले से अटैच होने के लिए। तो कितना बना? स्मॉल एन। स्मॉल अणु क्या बोलते हैं? पॉली। पॉली का मतलब सो मेनी, बहुत ढेर सारे, बहुत ज़्यादा। तो पॉली माने बहुत। क्या था ये? एथिलीन। तो ये क्या बन गया? पॉली एथिलीन। और पॉली एथिलीन बिगड़ा हुआ रूप है पॉलीथीन। पॉलीएथिलीन, पॉलीएथिलीन, और वो बिगड़ते बिगड़ते बन गया पॉलीथीन। तो पॉलीथीन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो ये पॉलीथीन भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है LDP यानी लो डेंसिटी पॉलीथीन, हिंदी में कम घनत्व वाला पॉलीथीन। दूसरा होता है HDP हाई डेंसिटी पॉलीथीन यानी उच्च घनत्व वाला पॉलीथीन। इतना डिटेल्स में आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं बता रहे हैं। फिर भी शॉर्ट में जानना चाहें तो केवल पराक्साइड के कंडीशंस की डिफरेंस होता है यहाँ पर, यानी उच्च ताप दाब के साथ अगर पराक्साइड है तो LDP और HDP बनेगा। वैसे ज़्यादा मैं इसमें नहीं बताऊँगा आपको। और याद रखिएगा कि अगर इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, भौतिक गुणों की बात करें या रासायनिक गुणों की बात करें, तो पॉलीथीन जो होता है इस पर किसी भी अम्ल, क्षार या लवण का कोई भी असर नहीं होता है। इसीलिए हमारी धरती के अंत का कारण यही पॉलीथीन बनेगा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि छोटी सी आराम के लिए आप पॉलीथीन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट से आपने एक पॉलीथीन लिया, उस पॉलीथीन में सामान ला करके आपने अपने घर में उड़ेल दिया और रख दिया। अब पॉलीथीन क्या करेंगे? अब पॉलीथीन आप कहीं ना कहीं फेंकेंगे। जब उस पॉलीथीन को आप कहीं फेंकेंगे तो वो पॉलीथीन अगर किसी जानवर ने खाया, लोग ये गलती करते हैं कि पॉलीथीन के अंदर सब्जी और फलों को काट करके बाहर फेंक देते हैं और उन फलों को गाय या अन्य जानवर खाते हैं और ये पॉलीथीन उनके लीवर में जाकर चिपक जाता है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो अनजाने में आप एक बड़े पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो आपका वो पॉलीथीन कहीं ना कहीं ज़मीन में जाकर के दफन होगा और उतनी ज़मीन का एटमॉस्फेयर से कनेक्शन कट जाएगा, उतनी ज़मीन बंजर हो जाएगी। और इस तरह से पॉलीथीन का जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं अधिक पैमाने पर, धीरे धीरे हमारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी और अपनी पृथ्वी को ख़त्म करने के ज़िम्मेदार हम लोग होंगे, यानी पृथ्वी के बंजर होने की ज़िम्मेदारी हमारी होगी। तो ये ज़िम्मेदारी हमें आज ही लेनी होगी और हमें आज से ही अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करना होगा, तभी धरती बचेगी। अदरवाइज़ फिर अपने पूर्वजों की तरह हम अपने आने वाली पीढ़ियों को कुछ नहीं दे पाएंगे। ये धरती हमारी है, इस धरती को बचाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो अगर अभी आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। हम डिस्कस करते हैं साबुन के बारे में। साबुन, जिसको आप सोप कहते हैं, ये BTC फर्स्ट सेमेस्टर और क्लास 12th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर क्लास 12th वाले भी वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाता है साबुनीकरण क्रिया कैसे कहते हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों लोग यहाँ पर इसको समझ लीजिए। आप डेली लाइफ में साबुन का इस्तेमाल करते हैं। कभी अगर आपने साबुन को पानी में घोला हो या अपने हाथ से टच किया हो तो आपको कैसा एहसास होता है? सोपी एहसास होता है। सोपी का मतलब साबुन जैसा चिकना एहसास होता है। तो साबुन जो होता है ये वनस्पत तेल, जिसको आप वेजिटेबल ऑयल कहते हो, सूर्यमुखी का तेल है, सरसों का तेल है, अलसी का तेल है, ऐसे जितने भी वनस्पत से प्राप्त होने वाले तेल हैं, जब इन ऑयल्स की रिएक्शन हम किसी बेस यानी क्षार से करवाते हैं तो जो भी बनता है उसी को आप साबुन कहते हो। तो अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो सोप इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एंड बेस। हिंदी में वनस्पत तेल और क्षार से क्रिया के फलस्वरूप बने हुए पदार्थ को हम साबुन कहते हैं। तो अगर हम साबुन की बात करें, जो साबुन आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हो, तो आपकी डेली लाइफ में 2 तरह के साबुन इस्तेमाल होते हैं। आप सोच रहे हो 2 तरह के साबुन? जी हाँ, एक सॉफ्ट साबुन जिसको आप बोलते हो मृदु साबुन, और दूसरा कठोर साबुन जिसको आप बोलते हो हार्ड सोप। तो अब ये दोनों बनते कैसे होंगे? तो अगर हम साबुन की निर्माण विधि देखें, ध्यान रखिएगा, साबुनीकरण क्रिया क्या होती है या सोप
फॉर्मेशन क्या होता है या इस पर टिप्पणी लिखिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में और प्लस क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। तो ध्यान रखिए कि साबुन, मैंने क्या बताया, वनस्पत तेल। तो कौन सा वनस्पत तेल लिया गया? ये है स्टेरिक एसिड। फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, C17H35COOH। ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है। कितने मॉलिक्यूल यानी कितने अणु लिए हमने? 3 अणु लिए। जब इसका रिएक्शन, अब यहाँ पर रुकते हैं, अगर आपको कठोर साबुन बनाना है तो हम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हो। अगर हमें कठोर साबुन बनाना है तो हम इस NaOH की जगह पर KOH यानी कास्टिक पोटास, केमिस्ट्री में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाएंगे और हमें कठोर साबुन प्राप्त होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पर कठोर साबुन की बात करते हैं। तो ये हमने लिया स्टेरिक एसिड, फॉर्मूला है C17H35COOH। अगर ध्यान दो तो CH3COOH एसिटिक एसिड सिरका के परिवार का ये बड़ा सदस्य है। क्लियर? जब इसका रिएक्शन हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करवाते हैं, जिसको आप कास्टिक सोडा कहते हो, तो मैंने सिरका में आपको समझाया था कि CH3COOH ये ब्रेक होता है CH3COO में। वैसे ही ये ब्रेक होगा C17H35COO में, इतना अलग हो जाएगा। और यहाँ से ये Na प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा, तो ये Na इस C17H35COO से जुड़ जाएगा। दिख रहा है आपको कि C17H35COO Na। तो इतना हिस्सा Na को छोड़ के, इतना हिस्सा क्या है? स्टेरेट है। और Na क्या है? सोडियम है। तो ये क्या बन गया? सोडियम स्टेरेट। ये जो आगे 3 लिखा हुआ है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है। इसकी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ इसकी है कि ये स्टेरिक एसिड का फॉर्मूला है, ये NaOH है, यहाँ से Na इसके स्टेरेट से अटैच हो जाएगा, सोडियम स्टेरेट बनेगा, इसी को आप साबुन कहते हो। और ये कठोर साबुन है जो धीरे धीरे पानी में गलता है। प्लस यहाँ पर OH कितने बचे? 3, और यहाँ पर H कितने बचे? 3। तो 3 OH और 3 H मिल करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर यानी पानी के 3 अणुओं को बना देंगे। तो इसी क्रिया को हम साबुनीकरण क्रिया कहते हैं, जो मैंने कई बार कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो अब हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ सोप्स, यानी साबुन होते कितने प्रकार के हैं। तो प्रयोग और बनावट के आधार पर साबुन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कठोर यानी हार्ड सोप। कठोर नाम से ही वर्ड क्लियर है कि यानी कि इसका जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? हार्ड होगा। मैंने अभी पीछे के स्टेप में आपको साबुनीकरण क्रिया दिखाई थी, जिसमें आपको याद हो तो C17H35COOH यानी स्टेरिक एसिड ने NaOH से क्रिया किया था तो साबुन बना था। तो कभी भी अगर वनस्पत तेल की क्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा होगी तो जो साबुन बनेगा वही साबुन कठोर यानी हार्ड सोप होगा। और ऐसे साबुन का इस्तेमाल हम कपड़े धोने के काम में करते हैं। रिएक्शन मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था। दूसरा साबुन है मृदु साबुन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट सोप। नाम से क्लियर है, सॉफ्ट है। आप जितने भी नहाने के साबुन का इस्तेमाल करते हैं, आपने एक ऐड सुना होगा, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्स। तो ये सारे भी सोप, मैं किसी भी साबुन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोटेड वीडियो नहीं है, फिर भी बात आई तो मैंने बोल दिया कि मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्स। फिलहाल एक चीज़ याद रखिए, अगर लक्स का प्रचार करने वाली जितने भी हीरोइंस थी वो सभी बड़ी खूबसूरत थी। कभी ब्रायन लारा ने या किसी भी अल्जीरिया के, नाइजीरिया के या जिम्बाब्वे के, केन्या के, इन सब के काले कलूटे लोगों ने लक्स का ऐड नहीं किया। हमेशा जो बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत हीरोइन होती थी उन्होंने ऐड किया। तो आप समझ सकते हैं कि लक्स लगाने से कोई लोग कितने गोरे होते हैं। लेकिन हम बट्टी पे बट्टी रगड़े जा रहे हैं और इनके यहाँ 6-6 करोड़ रुपए की मोटी मोटी गड्डियाँ पहुँच रही हैं, तो रगड़ते रहिए। तो ऐसे ही साबुन को बोलते हैं सॉफ्ट सोप, जो कि KOH से क्रिया के द्वारा बनते हैं। जो पीछे आपने रिएक्शन देखा था, उस रिएक्शन में अगर हम NaOH की जगह पर KOH से रिएक्शन करवा दें तो जो साबुन बनेगा उसका नाम होगा पोटेशियम स्टेरेट, और वही साबुन सॉफ्ट साबुन कहलाता है और नहाने के काम में ये आता है। तीसरा जो साबुन है वो है पारदर्शक ट्रांसपेरेंट सोप, जिसमें ग्लिसरीन मिक्स होता है। कुछ याद आया कोई साबुन का नाम? हम नाम नहीं बताएंगे क्योंकि साबुन कंपनियों ने हमें पैसे दिए नहीं, इसलिए नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन आप समझ गए होंगे।
नीले रंग का, पीले रंग का, है, समझदार हैं आप लोग। तो ये जो साबुन होते हैं ये ट्रांसपेरेंट सोप कहलाते हैं, ये भी सॉफ्ट साबुन होते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट बनते कैसे हैं तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि साबुन को एल्कोहल में डालकर गला देते हैं, और एल्कोहल आपको मालूम है कि उड़ जाता है। तो जब एल्कोहल इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है, तो जो ठोस पदार्थ बचता है उसमें से कलर निकल चुका होता है और वो साबुन ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। तो साबुन दिखता है इसलिए साबुन बिकता है। और लास्ट साबुन है कार्बोलिक सोप। कार्बोक्सिलिक नाम वर्ड क्लियर हो रहा होगा, यानी यहाँ पर कोई ओइक समूह होता है, जैसे फिनॉल है, ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री डीप में नहीं आते हैं, तो इसमें फिनॉल मिक्स होता है। यानी जितने भी मेडिकेटेड सोप होते हैं जो दवाओं के रूप में आप इस्तेमाल करते हो, नाम नहीं लूँगा क्योंकि कंपनी ने पैसा नहीं दिया है, इसलिए किसी भी साबुन का नाम नहीं लूँगा, फिर भी जितने भी मेडिकेटेड सोप्स होते हैं वो सारे कार्बोलिक सोप्स होते हैं। तो ये जो सोप था आपके सिलेबस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लस कंपटीशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर सोप अच्छे समझ में आया है तो कृपया मेरा वही काम कर दीजिएगा जिसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, जो आपके तो बाएं हाथ का काम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।